हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बिफोर यू पेशे और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज एक इस टॉपिक में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेके आया हूं। हाल ही में देखिए, सुप्रीम कोर्ट, आपकी जो अमेरिका की यूएस सुप्रीम कोर्ट है जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट भी बोलते हैं, उसने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन दिया दोस्तों। खतरनाक इस मामले में क्योंकि उसने अपने ही 50 साल पुराने डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया। अब आप बोलोगे कि हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये अमेरिका का मुद्दा है, वहां पर विरोध हो रहा है। क्योंकि ये जुड़ा हुआ दोस्तों, ये जो आप केस के नाम आप देख रहे हो ना, रो वर्सेस बेड केस 1973, ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आप कह सकते हो लैंडमार्क जजमेंट था। एक उदाहरण था कि किस तरह से महिलाओं को उनको समानता का अधिकार दिया जाएगा और कैसे उनको राइट ऑफ चॉइस, चुनने का अधिकार दिया जाएगा इन सभी चीज़ के बारे में। तो इसलिए ये केस जो है इसके जजमेंट को ओवरटर्न किया गया, इसलिए ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा आपका न्यूज़ में भी है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा, एग्जाम पर्पज से भी और आपके नॉलेज पर्पज से भी। तो इस बारे में आपको जानना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, जिसको आप नॉर्मल भाषा में एबॉर्शन भी कहते हो, तो ये जो कानून था 1971 का, इसको हाल ही में आपके 2021 में केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से इसको जो है थोड़ा-सा अमेंड किया, चेंज किया। तो हम देखेंगे कि अभी नए वाले कानून में क्या-क्या प्रावधान आए हैं, उसमें क्या-क्या ऐसे लूप होल्स हैं जिसपे सरकार को अभी और क्लियरिटी देने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि न्यायालय और नैतिकता, इन दोनों में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो को कि यहाँ पर आपका ये देखिए प्रेगनेंसी की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं अपने अंदर अपने एक नन्हे सी जान को लेकर के कैरी करते हैं और किस लेवल का ये आपका प्रिकॉशन होता है दोस्तों। मैं और आप तो बिल्कुल नहीं बयां कर सकते। जो महिलाएं अभी मदर बन चुकी हैं वही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये उनके लिए किस तरह का अनुभव होता है और किस तरह से सेफ्टी बरतनी होती है। क्योंकि एक पुरुष कितना भी ख्याल रख ले, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि वो कभी भी महिलाओं को इस चीज़ के लिए हमेशा उसको कृतज्ञ होना चाहिए कि जो ये पेन है, चाहे वो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हो, चाहे फिर ये प्रेगनेंसी का हो, ये एक आम पुरुष कभी भी इसको सहन नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि इस मामले में हम हमेशा महिलाओं को सत-सत नमन करना चाहिए। चलिए, नन्ही सी जान की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाया हूँ कि जिसके कारण आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है और साथ ही साथ आपके परिवार को एक नया वंश, एक नया चेहरा मिल जाता है जो आपके लिए इस दुनिया में आपकी छाया को लेकर के कंटिन्यू होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। तो अगर हम अमर नहीं हो सकते तो हम फिर क्या करते हैं? हम करते हैं प्रजनन, रिप्रोडक्शन, जिसको आप अलग-अलग नामों से भी जानते हो। रिलेशनशिप और भी कुछ अलग नाम है। तो हम सब ये प्रयास करते हैं कि हमारा अस्तित्व हमेशा इस धरती पे बना रहे। उसके लिए हम सभी सजीव, चाहे वो पौधे हो, जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, सभी क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं प्रजनन की, रिप्रोडक्शन की, जिसके में हम अपने जैसे नए जीवों को बनाते हैं ताकि वो हमारे नाम को, हमारे वजूद को इस धरती पे आगे कंटिन्यू कर सकें। अब देखिए, इस बच्चे का आकार लगभग कैसा होता है। तो देखिए, फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक की अगर आप जर्नी देखो, तो कुछ इस तरह से इनकी जर्नी चलती है और काफ़ी एक सेफ्टी वाली जर्नी होती है दोस्तों। क्योंकि एक छोटी-सी मिस्टेक, एक छोटी-सी लापरवाही, जो आप जानबूझकर करो या अनजाने में, आपकी ज़िंदगी के लिए, इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब इनका आकार कैसा होता है दोस्तों? क्या ये हमेशा इतने ही बड़े होते हैं? और एक बच्चे ने हमसे ये पूछा भी था कि सर, हमारा पेट तो इतना ही छोटा है, तो फिर हम इन बच्चे को कैरी कहाँ से करते हैं? हमारे शरीर का कौन-सा हिस्सा यहाँ पर एडजस्ट करता है? तो मैं इस वीडियो में उन सभी चीज़ों को क्लियर भी करूँगा। देखिए, सबसे पहले बेबी जो है, जब आपका 1 मंथ का होता है तो इसका जो आप देख सकते हो, ये जो साइज़ है, वो साइज़ आपका रेड कैरेट के साइज़। फिर सेकंड मंथ में ये आपका लगभग चेरी के साइज़ का हो जाता है। थर्ड मंथ में ये आपका प्लम के साइज़ का हो जाएगा और फोर्थ मंथ में ये लगभग आपका नाशपाती पीयर के साइज़ में हो जाएगा। फिफ्थ मंथ में आपका ग्रेप फ्रूट के जैसा हो जाएगा। सिक्स्थ में ये लगभग पपाया के साइज़ में आ जाता है और सेवन में आपका पाइनएप्पल के साइज़ में। सिक्स में आपका ये कैंटालूप्स और आपका सॉरी 8 में आपका कैंटालूप और 9 में आपका लगभग वाटरमेलन के साइज़ में। अब मैंने आपको ये फ्रूट के थ्रू क्यों समझाने का प्रयास किया, क्योंकि देखिए, वैसे मैं आपको सेंटीमीटर में बताऊँगा तो आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि बेबी की हेल्थ उनके माता-पिता के खान-पान, उनके रहन-सहन, उनके जेनेटिक पे भी निर्भर करता है। तो आम तौर पे जो आपकी डब्ल्यूएचओ का ये जो एवरेज साइज़ है,
वो लगभग कुछ ऐसा है कि फर्स्ट मंथ में आपका बेबी जो एक रेड कैरेट के साइज़ का होता है, इतना छोटा बिल्कुल आप देख सकते हो, वो आपका 9 मंथ जाते-जाते लगभग आपका इस में हो जाता है। आम तौर पे जो हमारे हम पुरुषों में सॉरी हम मनुष्यों में जो आपके प्रेगनेंसी की जो टेन्योर होती है वो लगभग 40 वीक के आसपास होता है। आपकी फिर से मैं बोलूँगा कि खान-पान, आपकी जलवायु और बाकी चीज़ों के कारण ये जो प्रेगनेंसी का वीक है ये थोड़ा 1-2 वीक आगे-पीछे भी होता है। अब ये जो जिज्ञासा है कि हमारा जो महिलाएँ जब प्रेग्नेंट होती हैं या जब अपने बच्चे को कंसीव करती हैं, तो आखिर वो कौन-सा शरीर का हिस्सा है जो यहाँ पर एडजस्ट करता है? मैं यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से बता रहा हूँ। मैं किसी भी तरह से इस तथ्य की मेडिकल पुष्टि नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर बता पाएँगे। बट जो आम तौर पे जो चीज़ें पता चलती है कि आपका ये जो आप देख लो, छोटी आँत जिसको आप बोलते हो, जो लगभग एक बहुत ही पाइप जैसी नली होती है जहाँ पर आपकी भोजन जो है पचता भी है और साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका ना भोजन का अवशोषण भी होता है। जो आपका पचा हुआ भोजन है वो आपका जो है विली के सहारे एक उँगलीनुमा संरचना होती है जिसको विली बोलते हैं। हिंदी में उसको रसांगुल भी आप कह सकते हो। उसके सहारे यहाँ पर अवशोषित कर ली जाती है और फिर आपका जो ब्लड है उसको अलग-अलग सेल तक पहुँचाने का, कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो आपका ये छोटी आँत है, ये बिल्कुल पूरी तरह से आपकी सिकुड़ जाती है एक तरह से और यही कारण है कि जो आपका फर्स्ट 3 मंथ में आपका ये चीज़ें जो होती है, जो आपका यूट्रस की साइज़ जो है अपनी शेप लेता है, उस कारण से आपका ये छोटी आँत अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करता है और जिसके कारण आप देखोगे कि महिलाएँ जो है आम तौर पे प्रेगनेंसी के टाइम में उनको काफ़ी ज़्यादा वोमिटिंग की भी इशू होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको उल्टियाँ भी होती हैं। उसका एक रीज़न तो ये डेफ़िनेटली होगा कि यहाँ पर उनकी छोटी आँत ने अपना साइज़ बहुत छोटा किया है, तो यहाँ पर उनको डाइजेशन में थोड़ी-सी समस्या होगी। बाकी और भी कुछ अगर मेडिकल रीज़न हो तो वो डॉक्टर बेहतर बता सकते हैं। अब देखिए बच्चे का थोड़ा-सा, तो यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ये इस इमेज में देख लो। तो ये जो यूट्रस का आपका ये हिस्सा है, इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। ये आप इसको जब तक बच्चा आपके गर्भ में होता है, इसको हम लोग एम्ब्रियो या फ़िक्टस बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये आपका योग साल्क है। उसके बाद देखिए इस तरह से आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो आपकी बर्थ के बाद जिसको आप देखे होंगे फ़िल्मों में या नॉर्मल भी, कि इसको कट किया जाता है और यहाँ पर एक क्लिप लगाई जाती है, ताकि ये आपका चूँकि ये प्लेसेंटा के सहारे आपका अपना पूरा पोषण ग्रहण करता है, तो उस प्लेसेंटा के जो आपका अब वो मीडियम चूँकि टूट चुका है, अब ये माँ के गर्भ से जब बाहर आएगा, तो इस कारण से उसको यहाँ पर कट किया जाता है और फिर उसको क्लिपिंग की जाती है। ये हिस्सा काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपकी एमनियोटिक सैक जिसको बोलते हैं, ये एक तरह का क्या है, प्रोटेक्टिव वॉल्स है। आम तौर पे देखिए इंसानों में जो यहाँ पर वेबसाइट्स वगैरह पे जो इंफॉर्मेशन है कि इंसानों में लगभग ऐसे 5 से 8 जो एमनेटिक सैक्स टाइप के होते हैं, यानी एक लेयर जैसी होती है 5 से 8, जो इस बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। जानवरों में अलग-अलग जानवरों में ये 15 से 25 तक जा सकती है। खास तौर पे गाय की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लगभग 12 से 16 के आसपास की होती है। इंसानों में 5 से आपका 10 या 12 तक जा सकती है। एग्ज़ैक्टली मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, बट ये जो है आपकी प्रोटेक्टिव है, जो बच्चे को किसी भी तरह से डैमेज से या किसी भी तरह की चोट से बचाने का काम करती है। इसमें लिक्विड फ़ील होता है जिसमें आपका बच्चा मूव करता है और आपको वही 5-6 मंथ में आप देख सकते हो कि आपको वो बिल्कुल अच्छी तरह से वहाँ पर मूवमेंट उनकी पता भी चलती है। तो ये कुछ इमेजेस हैं, यानी यहाँ पर कौन-सा हिस्सा आपका खुद को एडजस्ट कर रहा है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मेनली इस केस की, कि आखिर ये केस क्या रहा था दोस्तों। तो रो वर्सेस वेड केस जो है ये बहुत ही कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है दोस्तों। और इसको दिया कब था कोर्ट ने, तो आपकी यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट थी, इन्होंने 24 जून को दिया था 1973 में। और देखिए अभी के टाइम में सॉरी ये 1973 में दिया था और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस 24 जून 2022 को इसको ओवरटर्न कर दिया है 6-3 के मेजोरिटी से। यानी 6 जज ने इसको बोला कि अब एबॉर्शन को बंद किया जाएगा, आपके एबॉर्शन राइट्स को ख़त्म किया जाएगा, जबकि 3 जज ने बोला कि नहीं, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। तो मेजोरिटी जो थी वो 6 की थी। इस कारण से आपकी जो रो वर्सेस वेड केस में जो जजमेंट था उसको क्या किया गया, ओवरटर्न कर दिया गया। यानी अब जो महिलाओं की एबॉर्शन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो ख़त्म कर दी गई है। अभी देखिए इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं कि ये जो डिसीज़न है ये एक तरह से पॉलिटिको वाले डिसीज़न है, यानी एक तरह से महिलाओं की ज़िंदगी को क्या कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी। अभी तक क्या है, वहाँ की महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार जो है एबॉर्शन की प्रक्रिया कर रही थी, खास तौर पे रो वर्सेस वेड केस के बाद। उस केस को भी डिस्कस करेंगे। अभी एक तरह से जो नियरली टोटल बैन हो गया, क्योंकि ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गया दोस्तों।
इसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इस कारण से देखिएगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस केस का विरोध भी हो रहा है। एक तरह से यहाँ की संसद ने, एक तरह से यहाँ के जो गवर्नमेंट है, उन सब ने बोला है कि महिलाएं जो है इससे काफ़ी ज़्यादा पिछड़ेंगी। एक तरह से ये पितृसत्तात्मक सोच है। महिलाओं की ज़िंदगी जो है बिल्कुल मतलब दोयम दर्जे की हो जाएगी। सेकेंडरी लाइफ में आप उसको कंसिडर कर रहे हो। इस तरह से बहुत सारे जो आपकी मानवाधिकार वाले लोग हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं। अब रो वर्सेस वेड केस की बात करें तो ये आपका डैलास कंट्री यानी टेक्सास जो है उसकी बात हो रही थी। और यूएस और इंडिया में देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी स्टेट है और यूएस में भी स्टेट है। इंडिया में वर्तमान समय में आपके 28 राज्य और 8 आपके यूटी हैं। जबकि यूएस में अभी के टाइम में आप देखोगे तो लगभग 51 है, 50+1 आपकी एक वाशिंगटन डीसी को भी काउंट करते हैं वो। बाकी उनकी जो ओवरसीज टेरिटरी हैं उनको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत और उसमें क्या अंतर है ना कि वहाँ हर राज्य के अपने एक अलग अलग कानून है। यानी कुछ राज्यों में एबॉर्शन अगर आपका लीगल भी है, कुछ राज्यों में एबॉर्शन इलीगल भी हो सकता है। तो ये जो रो वर्सेस वेड केस था ये आपका डेलास कंट्री का था, टेक्सास का था। उसमें क्या थी, तो उसमें आपका जो है जो आपकी महिला थी वो प्रेग्नेंट थी। अब देखिए यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा फीटल वायबिलिटी का। फीटल वायबिलिटी क्या होता है दोस्तों? फीटल वायबिलिटी आपको मैं समान अर्थों में अगर समझाने का प्रयास करूँ तो फीटल वायबिलिटी उस सिचुएशन को बोलते हैं जब उस वो बच्चा, वो फिक्टस जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा है, अगर उसको गर्भ से बाहर निकाल दिया जाए तो वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। अगर वो सर्वाइव कर पाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यस ही कैन, या फिक्टस कैन द वाइबिलिटी एबिलिटी, ठीक है। यानी वो अब बाहर जो है वो रह सकता है। तो आमतौर पे माना जाता है 1973 के रो वर्सेस वेड केस में कि ये लगभग आपका 28 वीक का होता है, यानी 7 महीने के आसपास जो है का जो टाइम होता है वो फिक्टस वाइबिलिटी का टाइम होता है। उसके बाद बच्चे आमतौर पे बाहर आपके सर्वाइव कर जाते हैं। और इस कारण से देखिए, लेकिन बोल रहा है कि चूंकि उस समय 28 वीक था आपका 1973 में, अभी लगभग 50 साल हो गए हैं तो आपकी बहुत सारी मेडिसिन आ गई, मेडिकल डेवलपमेंट हो गए। तो आज के टाइम में वो बोल रहा है कि वैज्ञानिक 23-24 वीक या उससे कम में भी आपके कुछ कुछ केसेस में यहाँ पर जो है इस चीज़ को, फिक्टस वायबिलिटी को जो डॉक्टर है वो कंटिन्यू कर पाते हैं। यानी उसको बाहर जो है बाहरी इन्वायरमेंट में एनआईसीयू वगैरह में उसको जो है बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पे या बाकी माध्यमों से ज़िंदा रख पाते हैं। आमतौर पे जो प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होता है, टेन्योर होता है, मैंने पहले ही बोला आपको कि लगभग वो 40 सप्ताह का होता है। अब ये पूरे रॉ वर्सेस वेड केस की बात करेंगे और क्यों ये केस जो टर्न आउट हुआ तो इसमें इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में एक झलक देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर रो वर्सेस वेड केस की बात करें तो अभी देखिए ये उसकी संसद है यूएस की। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो बोला गया कि आपकी आपकी लगभग जो मैंने बोला 6-3 के आपकी मीडियम से इसको चेंज कर दिया। पहले आपकी 24 से 28 वीक जो थी वहाँ पर आप इसको एबॉर्शन करवा पाते, अभी नहीं करवा सकते हो। अब रो वर्सेस वेड केस क्या था, तो मैंने बोला कि टेक्सास की वुमन थी, 1970 का ये केस था जो 73 में आपका डिसीजन आया था और वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। अब वहाँ पर देखिए चूंकि टेक्सास में एक चीज़ था कि आपका एबॉर्शन बैन है, यानी वहाँ पर आप एबॉर्शन तभी करवा पाएंगे जब आप जो है आपकी मदर की लाइफ को कोई खतरा होगा, ठीक है, तभी करवा पाओगे, अदरवाइज आप वहाँ जो है एबॉर्शन नहीं करवा सकते। और उस समय जो आपकी सुप्रीम कोर्ट थी उसने 7-2 के फैसले से, यानी 7 जो जज थे वो इसके फेवर में आए कि नहीं, एबॉर्शन जो है वो महिलाओं का एक राइट होना चाहिए, महिलाओं को अपने हिसाब से होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं या नहीं चाहती। जबकि 2 उस समय के भी जो जज थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये चूँकि आपका नैतिकता का प्रश्न है, आपके घर में अगर कोई बच्चा पल रहा है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसका मतलब ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उस समय भी 7-2 के डिसीजन से आया था। और उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि चूँकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो महिलाओं को ये अधिकार देता है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है एबॉर्शन का, जबकि भारत में ऐसा नहीं बोला गया। तो ये कुछ-कुछ अंतर आपको कंटिन्यू करना है क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ से भी और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से भी आपको ये चीज़ें कन्फ्यूज़ कर सकती हैं कि यूएस में पहले जो है एबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, यानी महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकार के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकती थी, जबकि भारत में ऐसा किसी भी प्रकार का संवैधानिक अधिकार खास तौर पे प्रिकॉशन आपके प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पे नहीं थी। अभी उस कारण से क्या था, रो वर्सेस वेड केस में जो डिसीजन आया कि ये महिलाओं का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो लगभग नो लिमिटेशन था, यानी महिलाएं जो है बिल्कुल आपका एबॉर्शन करा सकती थी।
वो आपकी लिमिटेशन कहाँ लगाई गई थी कुछ हद तक, तो जो आप ट्राइमेस्टर वगैरह का देखते हो ना, तिमाही तिमाही वाला जो सीन है कि आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो यहाँ पर बोला गया कि लिमिटेशन जो है रो वर्सेस वेड केस के बाद बोला गया था कि आपका जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें सिर्फ आपका यहाँ पर लिमिटेशन लगाई जाएगी, पाबंदी लगाई जाएगी, वो भी किस आधार पे, अगर महिला की हेल्थ को उस एबॉर्शन से खतरा होता है तो। यानी बच्चे की यहाँ बात नहीं की जा रही है, यहाँ टोटली महिला को ये आपकी चॉइस दी गई है कि अगर महिला जो है चाहे तो करवा ले, लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है यानी 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है और उस परिस्थिति में अगर एबॉर्शन से महिलाओं को नुकसान होता है तो आपका ये नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ स्टेट को बोला गया था कि आप चाहें तो यहाँ पर जो है एक जो है लीव वे दे सकते हैं, यानी एक लिमिट किया जाएगा आपके अबॉर्शन को केस वर्सेस केस में। यानी अगर मदर की हेल्थ खराब होती है तो उस आधार पर आप उसको रोक सकते हो। अब क्यों जजमेंट ओवरटर्न हुआ, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो देखिए आज के समय में जो 24 जून 2022 को ये जजमेंट ओवरटर्न किया गया, जिसपे पूरा ये बवाल हो रहा है कि अमेरिका जैसी कंट्री जो समानता और मानवाधिकारों की बात करती है वो कहीं ना कहीं दोयम दर्जे पे महिलाओं को रख रही है। तो उसका क्या कारण है, आखिर जज इस जो जो लोग इसको सही मान रहे हैं वो क्यों सही मान रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक यहाँ पर लॉजिक दिया गया कुछ डॉक्टरों या कुछ मानवाधिकारों के द्वारा कि जो आपकी फिक्टस है उसको पेन फील होता है, यानी अगर आपका एबॉर्शन होगा 20 वीक में या उसके आसपास तो वो अंदर जो भ्रूण है उसको एक तरह का पेन फील होगा, और उसके कारण एक मानव के नाते ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, दूसरा एक देखिए कहीं ना कहीं ये लोग धार्मिक पक्ष भी यहाँ पर लेके आए, बाइबलिकल गैस्पल्स जिसको बोल सकते हो, कि उनके जो बाइबल में वो इस तरह का कोई भी आपका डिस्टिंक्शन नहीं किया गया, यानी पेट में बच्चा हो या बाहर जन्मा हुआ बच्चा हो, वो दोनों को बाइबल जो है वो ईश्वर की संतान मानता है। और इस आधार पर चूंकि बाइबल किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता पेट के बच्चे और यानी माँ के गर्भ के बच्चे और बाहर जन्मे हुए बच्चे में, इसलिए यहाँ पर जो है एबॉर्शन को ख़त्म करना चाहिए, नलीफाइड करना चाहिए। फिर बोल रहा है कि इससे क्या होता है, महिलाओं को चूंकि यंग एडल्ट जो वुमेन है अगर वो ऐसा करती हैं तो उनसे एक तरह का क्या होगा, उनका साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा और वो डिप्रेशन में जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनको एक साइकोलॉजिकल चेंज लाएगा। फिर फोर्थ जो लॉजिक दिया जा रहा है कि एबॉर्शन से के कारण क्या होगा, एडॉप्टेबल बेबी जो है उनकी संख्या घटेगी। अब अमेरिका में क्या है, देखिए भारत में और अमेरिका में कुछ कुछ चीज़ों में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ जनसंख्या भरी पड़ी है, मतलब हमारे पास संसाधन हो ना हो लेकिन आबादी की रफ्तार हम लोग बिल्कुल बहुत सबसे आगे हैं। मतलब एक रिपोर्ट भी बताती है कि हम लोग 2027 जाते जाते चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और नंबर 1 पे आ जाएंगे जनसंख्या के मामले में। तो भारत में तो ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। वहाँ पर वर्क कल्चर है, वहाँ महिलाएं आमतौर पे काम करती हैं और बहुत सारे ऐसे वहाँ पे दंपति हैं, कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो बच्चे को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब एबॉर्शन से क्या होता था कि एबॉर्शन के कारण जिन महिलाओं को अपने बच्चे नहीं रखने होते थे वो एबॉर्शन के माध्यम से हॉस्पिटल्स को या चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने बच्चे दे देते थे। कब, जब वो वायबिलिटी केस में हो, यानी अब वो बाहर सर्वाइव कर सकता है तब। और बाकी ऐसे दंपति जिनके बच्चे नहीं होते थे वो उन बच्चों को गोद ले लेते थे। लेकिन अभी क्या है, जब एबॉर्शन आप बंद करवा दोगे तो ऐसे बच्चों की संख्या भी कम हो जाएगी, जिसके कारण आपका इस तरह से बच्चों का जो एडॉप्शन रेट है वो घट जाएगा। साथ ही साथ यूएस जैसे देशों में या आज के समय में जहाँ पर परिवार छोटा से छोटा होता जा रहा है, अभी के टाइम में आप देखोगे सिंगल पेरेंटहुड वाली भी बहुत सारी चीज़ें कल्चर में, यानी एकल मदर या एकल आप कह सकते हो पेरेंट्स, खास तौर पे मदर, कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते और वो बच्चे को अडॉप्ट करके अपना परिवार कंटिन्यू करना चाहते हैं। भारत में भी ऐसे कुछ अभिनेत्रियां आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको सिंगल पेरेंट्स के रूप में वो आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं और कर रही हैं और कर रहे हैं दोनों। खास तौर पे जिसमें आप करण जौहर का नाम मैं लेना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की हिम्मत दिखाई है, और संभवतः शायद सुष्मिता सेन मैम भी थी, वो सिंगल पेरेंट्स मदर के रूप में। तो ये काफ़ी एक सकारात्मक सोच भी आप कर सकते हो कि इस तरह की है। और इस कारण से क्या है कि आपकी चूंकि अगर एडॉप्शन रुक जाएगी तो ऐसे केसेस भी वहाँ पर एडॉप्शन रेट भी घट जाएगा। अब सेलेक्टिव अबॉर्शन की बात हो रही है, एक रिपोर्ट बताती है कि वहाँ पर जो है गोरे और काले दोनों रोग रहते हैं, ब्लैक एंड आपका वाइट लोग कह सकते हो। तो इस परिस्थिति में ऐसा देखा गया है कि रिपोर्ट के हिसाब से कि जो आपकी अनबोर्न चाइल्ड है वो आप देखोगे कि इसको एज ए क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में यूज़ करती हैं। और ख़ास तौर पे यानी कि जैसे आप जब रिलेशनशिप बना रहे हो उस समय आपने किसी भी तरह का प्रिकॉशन नहीं बरता और बाद में जब आप की इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप सीधे एज ए कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में उसको यूज़ कर देते हो कि ठीक है ये हमारा राइट है, हम इसको हटा रहे हैं।
तो एक तरह से ये नैतिक रूप से बहुत ही गलत होता है, क्योंकि आप अपनी चरम सुख के लिए और बाकी सुविधा मतलब कुछ मिनट के एहसास के लिए आप जो है किसी नन्ही सी जान को जो है वहाँ पर अपनी प्रिकॉशन यूज़ नहीं कर रहे हो, और बाद में जो है आपको क्या है, आप उसको ख़त्म कर दे रहे हो कि हाँ, ये मेरा कॉल है। तो ये एक तरह से इमोरल है, अनैतिक के रूप में माना जाएगा। फिर रिपोर्ट बताती है कि वहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं, ख़ास तौर पे अश्वेत लोग हैं, ब्लैक तो नहीं बोलूँगा, अश्वेत लोग जो हैं, वो आपकी उनकी जो आपकी अबॉर्शन की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये वहाँ की रिपोर्ट बताती है। इस कारण से भी ये चीज़ें आपका ख़त्म किया गया है। फिर बोलता है कि मोरालिटी क्वेश्चन है, अगर आपने अपने कुछ सुखों के लिए उस बच्चे को अब इस दुनिया में और अपने गर्भ में लाया है, तो फिर आप उसकी ज़िम्मेवारी उठाइए। यानी आप अगर कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो फिर आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दिखानी होगी। यहाँ पर आप अपने सुख-सुविधाओं के हिसाब से चीज़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए थ्रो अवे कल्चर हो जाएगा, यानी अगर आप इस तरह की चीज़ों को लीगलाइज़ कर दोगे तो फिर ह्यूमन लाइफ़ की वैल्यू घट जाएगी। लोग जो है चीज़ों को एज़ ए प्रोडक्ट की तरह जो है बच्चों को ट्रीट करने लगेंगे, और मन होगा तो यूज़ करेंगे, मन होगा तो दुनिया में लाएँगे, नहीं मन होगा तो अपनी कॉल के आधार पर उसको वो ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए बोलता है कि ये एक तरह से क्या अनह्यूमन है। और फिर मैंने पहले ही बोला कि रेशियल आपका एफिक्शन एप्लीकेशन है, यानी देखिए कि जो अश्वेत हैं, उनका जो इस तरह से चीज़ें हैं, यानी अबॉर्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ये तो हो गए इस ओवरटर्न के सपोर्ट में कि क्यों जो है आपकी अबॉर्शन को बंद की जानी चाहिए। अब बोला जाता है कि अबॉर्शन को क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, उसके फ़ेवर में क्या-क्या बात बोली जा रही है। तो देखिए सबसे पहले तो बोलता है कि ये इंडिविजुअल कॉन्शियस है और डिसीजन मेकिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है पहले के केसेस में ये बोला था कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सॉरी यूएस के आपके संविधान के आधार पर इसको दिया गया है, यानी ये महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी से जिस तरह से जीना चाहे जिए। भारत में भी अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 जो है, वो बताता है कि राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी, यानी आप अपनी जीवन को जीने और डिग्निटी के साथ जीने के, यानी गरिमापूर्ण तरीके से जीने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। तो यूएस में भी बोला गया कि ये आपका अपना कॉल है, ये आप वो कर सकते हैं, ये उनका कॉल होगा। सेकंड में यहाँ बोला गया कि देखिए रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है आपकी महिलाओं को एम्पावर करेगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो आपकी महिला इंडिपेंडेंस है, वो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में खास तौर पे आपकी वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो इस कारण से महिलाओं की जो इंडिपेंडेंस है आपकी वो कहीं न कहीं घट जाएगी। फिर बोलता है कि देखिए पोस्ट बर्थ भी तो आपकी वायबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि वायबिलिटी जो है आपका कब होगा। तो बोल रहा है कि आम तौर पे वायबिलिटी जो है बच्चों की होती है वो लगभग आपका पोस्ट बर्थ होता है, यानी इससे आपका कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि आपका किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और यहाँ पर एबॉर्शन जो होती है वो आपकी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन है, यानी जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपकी यूएस में क्या है कि अगर बच्चा आपका वाइबल है, वो बाहर सर्वाइव कर पाएगा, तो फिर आप एबॉर्शन करा सकते हो। तो यहाँ की महिलाओं का जो एबॉर्शन के सपोर्ट में है, उनका ये कहना है कि हम अपने प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करवा रहे हैं, ना कि हम बच्चे को ख़त्म कर रहे हैं। हम बच्चे को बाहर जो है, बाहर के एनवायरनमेंट में, बाहर की आपकी क्लिनिकल कंडीशन में उसको हम सर्वाइव करवाएँगे। फिर बोलता है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एक लॉजिक दिया गया था कि बच्चे को पेन होता है, तो उसके बारे में बोला गया कि देखिए, जो कॉर्टेक्स है, जिसके कारण बच्चे को ये आपका पेन, दर्द का एहसास होने के लिए इस कॉर्टेक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और आमतौर पे ऐसा बोला जाता है कि बच्चों में ये लगभग 26वें सप्ताह में, यानी 26th वीक में ये लगभग ये आपका आता है। जैसे आप मान सकते हो कि लगभग 6 मंथ के आसपास बच्चों में एक कॉर्टेक्स डेवलप होता है, यानी 6 महीने से पहले अगर एबॉर्शन होती है तो बच्चे को दर्द का एहसास नहीं हो सकता, ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट बताती है। फिर देखिए इलीगल एबॉर्शन, कि अगर आप लीगल रूप से बंद करवा दोगे तो लोग इलीगल रूप से काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके कारण आपकी जो इलीगल एबॉर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मदर हेल्थ इससे आपकी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए इस तरह से अगर आपका कंटिन्यू हुआ तो फिर उनको कैंसर और बाकी जो अगर इलीगल एबॉर्शन कराते हैं जहाँ की सेफ्टी हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो उस परिस्थिति में जो है कैंसर और इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ सकती है। फिर चाइल्ड हेल्थ, बोला जाता है कि एबॉर्शन जो है आपकी महिलाओं को ये अधिकार देता है कि अगर उनका बच्चा, उनका जो फिटनेस है, अगर वो एबनॉर्मल है, किसी भी तरह की उसमें समस्या है, तो वो उसको जन दुनिया में आने से रोके, यानी दुनिया में अस्वस्थ बच्चे को ना लाए, क्योंकि उससे क्या होगी, ना सिर्फ उस महिला की बल्कि उस बच्चे की भी ज़िंदगी असमान रूप से बिखरती है। वो नॉर्मल रूप से ट्रीट नहीं हो पाता है, ऐसा देखा गया है। और इसके कारण क्या है, एक और चीज़ बोली जाती है कि महिलाओं का जो
आपकी अबॉर्शन पे जो रोक है, कहीं न कहीं उनको अनएम्प्लॉयड बना देगी, क्योंकि महिलाओं की जो प्रेगनेंसी होगी तो उस परिस्थिति में जैसे रूल्स हैं कि आपको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें। तो ख़ास तौर पे ऐसे कंट्री जहाँ पर आपको कैपिटलिज़्म है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो ऐसे देशों में इस तरह की चीज़ें मतलब वो हायर नहीं करना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनको आपको साल में 6 महीने छुट्टी पे ही रखना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है ऐसे देशेज़ में। और इस कारण से बोला जाता है कि ये लगभग आपकी दूसरा एक और कुछ चीज़ें बताया जा रहा है कि उनको फाइनेंशियल डिसएडवांटेज होगा, यानी उनको वित्तीय रूप से वो असहज हो जाएँगे। और एक और चीज़ कि वो जो है आपका कहीं न कहीं पॉपुलेशन जो कंट्रोल करने का एक मीडियम है अबॉर्शन, ये उसको भी ख़त्म करता है। तो ये मेन एक मुद्दा था रो वर्सेस वेड केस का कि किस तरह से इसको न ख़त्म किया गया, इसके अगेंस्ट में क्या बोली गई, क्या इसके सपोर्ट में है, कौन-सी चीज़ें मतलब सही लग रही है नैतिकता, और वो आप किस सपोर्ट में हो कि मतलब वो अबॉर्शन कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें बता सकते हो। मैंने इस पूरी चीज़ को डिस्कस किया। अब देखिए थोड़ा-सा मैं इस यहाँ पर आपका और टाइम लूँगा कि यहाँ पर देखिए आपको अ, भारत और सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना चाहूँगा कि देखिए भारत में और यूएस में क्या है, भारत में एकल न्यायिक प्रणाली है, यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग कोर्ट होगा और सेंटर का अलग कोर्ट होगा। जबकि यूएस में क्या है, स्टेट का अलग आप देखिए, स्टेट ट्रायल कोर्ट, आपकी स्टेट सुप्रीम कोर्ट वो अलग है, जबकि यूएस का जो मेन कोर्ट है जिसको आप फेडरल कोर्ट कैटेगरी कर सकते हो कि वो एक अलग है, यानी वहाँ पर स्टेट और सेंटर की अलग-अलग आपकी कोर्ट्स है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो आप एक अंतर ये देख सकते हो कि भारत में एकल न्यायिक प्रणाली है, यानी राज्य और केंद्र का एक ही कोर्ट होगा। दूसरा आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ना, हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति कोलिजियम से होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट बताती है कि हमारे यहाँ कौन-कौन जज अब किस पोस्ट पे जाएँगे। जबकि यहाँ पर जो है यूएस में ना आपकी संसद जो है आपके न्यायाधीशों को आपकी जुडिशरी के जजों को अपॉइंट करती है, यानी यहाँ पे संसद का इन पे थोड़ा कंट्रोल होता है। फिर यहाँ पे भारत में देखिए आपकी लगभग अलग अलग बेंच होती है, ठीक है, यहाँ पर केस जो है वो यहाँ पर जजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अलग अलग बेंच बनाई जाती है, जबकि आपके यूएस सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिंगल बेंच है 9 जजों का, और वही आपकी फाइनली इसको सुनवाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग-अलग जजेस की या अलग-अलग बेंच नहीं बनती। तो 2-3 अंतर देख सकते हो, तो आप अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। अब बात करें भारत में क्या कानून है। भारत में कानून आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होगी ये आपको कंपैरेटिव रूप से समझने में कि यूएस में और भारत में क्या चल रहा है। क्योंकि हमने कहीं न कहीं इन चीज़ों को यूएस के आधार पे ही देख कर के ये बनाया था, और इसलिए यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी होगा, तो थोड़ा-सा आप पेशेंस बना कर के ये चीज़ भी देखिए। अब देखिए भारत में बोला जाता है कि एमटीपी जो है आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971, यानी 1971 से पहले हमारे यहाँ एबॉर्शन जैसी कोई चीज़ थी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ लीगल रूप से हमने नोटिस ही नहीं किया था, उससे पहले हमारे पास कोई कानून ही नहीं था। 1971 में कानून आया जिसको हमने 2021 में संशोधित किया था। क्यों संशोधित किया था, इसके कुछ मुद्दे थे, अभी यहाँ पर कंपेरेटिव रूप से आप डिस्कस कर सकते हो। तो देखिए 71 वाले में ये बोला गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमेन पे अप्लाई होगी, यानी सिर्फ विवाहित महिलाओं जो है वही आपकी अबॉर्शन करवा सकती हैं लीगल रूप से। अब भारत में ऐसा देखा गया कि आपका लिव इन रिलेशनशिप और अनमैरिड आपकी मदर कल्चर या अनमैरिड आपकी प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी-कभार जो है आपकी आपसी सहमति से, और कभी-कभी कुछ ऐसे जो आपकी सोशल इनजस्टिस हो जाता है, रेप जैसे कुछ केसेस आ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है कि ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है कि वो अनमैरिड रूप में भी यहाँ पर प्रेगनेंसी आ जाती है। तो आपका पहले वाले कानून में ऐसा अनमैरिड के लिए कुछ था नहीं। अभी इसमें सारा कुछ ले आया गया है, यानी अनमैरिड वुमेन भी यहाँ पर वर्क कर सकती है। फिर देखिए पहले जो आपकी टर्मिनेशन की यानी अबॉर्शन की जो टाइमिंग थी वो 20 सप्ताह थी टोटल सब मिला करके। अभी ये 24 सप्ताह कर दिया गया है। 24 वीक फॉर रेप सर्वाइवर और बाकी इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेशन है। 24 वीक के बाद क्या उसके बाद नहीं करवा सकते? नहीं, उसके बाद भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको जैसे वो मैं अगले वाले में बताता हूँ फिर आपको। पहले क्या था कि आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर में क्या चाहिए, अगर 12 सप्ताह तक का यानी लगभग आपका 3 महीने तक का बच्चा है, तो आप एक डॉक्टर जो रेगुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो आप एक डॉक्टर की सलाह से 12 सप्ताह तक अबॉर्शन करा सकते हो।
अगर 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच में कराना है तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह यहाँ पर माननी होगी। पहले वाले में ये था। अभी देखिए 20 सप्ताह तक आप एक ही डॉक्टर की सलाह पे करवा सकते हो और 20 से 24 सप्ताह वाले में आपको 2 डॉक्टर चाहिए। 24 सप्ताह के बाद क्या? तो बोलता है कि 24 सप्ताह के बाद के लिए ना आपको एक कोर्ट के ऑर्डर के से आपको एक स्टेट की यानी राज्य सरकार जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी, जिसमें बहुत सारे जो इमिनेंट डॉक्टर हैं वो होंगे और वो डिसीजन देंगे आपका कि इसका एबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मदर और फिक्टस दोनों के हेल्थ पे असर पड़ता है। अभी देखिए, अभी बोलता है कि अगर यहाँ पर जो है उसकी न जो उनका नाम है या बाकी चीज़ें हैं, उसको गोपनीय रखा जाएगा। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर यहाँ पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अभी यहाँ पर जुर्माने के साथ-साथ यहाँ पर 1 साल की जेल की भी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी है जिस पे सरकार जो है क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 डॉक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, हमने 2 डॉक्टर से कंसल्ट किया। एक डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक है, यू कैन गो अहेड, आप अबॉर्शन करा सकते हो 20 सप्ताह के बाद। लेकिन दूसरा डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं, आप नहीं करवा सकते। उस परिस्थिति में क्या? दूसरी चीज़, भारत जैसे देश जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन डॉक्टर रेशियो जो है, यानी जनसंख्या के अनुपात में जो डॉक्टरों की संख्या है वो बहुत ही कम है, और ख़ास तौर पे ऐसे डॉक्टर जो इमिनेंट हो, जो जानकार हो, उनकी संख्या तो और भी कम है। तो इसमें क्या 2 डॉक्टरों की सलाह किस आधार पे ली जाए, ये भी एक मैटर नहीं कर पाता, और किस तरह से की जाए ये भी नहीं। सरकारी अस्पतालों की जो आप स्थिति आप जानते हो बेहतर कि वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएँ लचर होती है, तो उस कारण से भी इस तरह के जो कानून है उसमें कुछ क्लैरिटी आनी बाकी है। फिर बोला जा रहा है कि इसमें देखिए, जो ऐसे ट्रांसजेंडर जिन्होंने अपना अभी जेंडर चेंज करवाया, यानी मान लीजिए पहले वो ट्रांसजेंडर थे, अभी उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा करके जो है एक वुमेन्स हो गए या लड़की हो गए, तो ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब थोड़ा सा सरकार को इस मैटर पे क्लियरिटी लाने की आवश्यकता है कि ऐसी सिचुएशन में खास तौर पे जहाँ 2 डॉक्टरों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है, फिर जो मेडिकल बोर्ड है जो 24 सप्ताह के बाद बनेंगे, इनके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है कि आपको कितने सप्ताह में जवाब देना है। तो ये चीज़ें भी समझ में नहीं आती कि ये 24 सप्ताह ऑलरेडी लगभग वो आपका 6 महीना हो गया। उसके बाद आपका कितने टाइम ड्यूरेशन में इनको अपना बताना था, ये भी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं। तो इन चीज़ों में कुछ क्लैरिटी अगर सरकार करती है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा, और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये जवाब ज़रूर दें कि जो एबॉर्शन है, चाहे भारत में हो या अमेरिका में हो, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए। जो ये आपका जजमेंट आया है आपके यूएस का, और उसके बाद जो विरोध वहाँ पर हो रहा है कि महिलाओं को दोयम दर्जे पे रखा जा रहा है या फिर उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, ये कहाँ तक जायज़ है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। थोड़ा-सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मानसून आ रहा है दोस्तों, जम के पेड़ लगाइए ताकि हमारी धरती भी हरी-भरी हो। जय हिंद, थैंक यू सो मच।